बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने फिजिक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की इस वीडियो में इसका यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक न्यूमेरिकल कर लिए हुए थे। उन लेक्चर्स की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, कि स्टील की एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ तक गिवन डाटा साथ साथ लिख लेते हैं। गिवन डाटा है लेंथ, जिसको एल से डिनोट किया जाता है, वो कितनी है 2 मीटर, वो मैंने लिख लिया है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁶मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया को ए से डिनोट किया जाता है, जो कि है 2 × 10⁻⁶ और मीटर का स्केयर। इससे नेक्स्ट है इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। फोर्स कितनी है 400 न्यूटन। तो फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, वो लिख लेते हैं यहाँ पर 400 न्यूटन। अब यहाँ तक अगर आपको मैं समझाऊँ तो वो कह रहा है स्टील की एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और उसका एरिया इतना है। जब उसको स्ट्रेच किया गया है इतनी फोर्स से, यानी कि फैलाया गया है, खींचा गया है उसको इतनी फोर्स से, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्केयर। अब यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ मैं गिवन डाटा में लिख लूँगा यंग्स मॉडुलस, जिसको वाई से डिनोट किया जाता है, जो कि है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्केयर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। क्या फाइंड करना है कि जो वायर है उसमें कितनी एक्सटेंशन आई है। देखिए स्टेटमेंट ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट समझ जाए तो फिर ही न्यूमेरिकल आता है। मिसाल के तौर पर समझ ले, यहाँ तक स्टील की एक वायर है, लेंथ उसने बताई हुई है, इसका एरिया भी बताया हुआ है, और फिर बताया गया है कि इसको 400 न्यूटन से इसको खींचा गया है। फिर जितना इसमें खिंचाव आया है, जितनी ये फैली है ना, उतनी मैंने चेंजिंग फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है ना 2 मीटर, तो कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है वो मैंने फाइंड करनी है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ मैं फाइंड मैंने क्या करनी है, एक्सटेंशन ऑफ वायर, यानी कि डेल्टा एल। असल में ये चेंज के लिए डेल्टा यूज़ किया जाता है, ये मैंने फाइंड करनी है। तो अब मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा और देखिए मैं यंग्स मॉडुलस को फार्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 91 पर है। क्या है यंग्स मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है एफ डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये देखें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये आपस में मिलते हैं और सेंटर वाले दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ। चाहे आप डायरेक्ट यही लिख लें, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब मैंने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है। ये देखिए ये डिवाइड और ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये चेंज इन लेंथ इक्वल ये फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ वैसे ही डिवाइडेड बाय एरिया वैसे ही, और यंग मॉडुलस वाई इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। या सिंपल समझ ली, इन दोनों की मैंने जगह इंटरचेंज कर दी है। तो अब इनमें सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूँगा। ये देखिए फोर्स और लेंथ, फोर्स है 400 और लेंथ है 2, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, ये देखें एरिया 2 × 10⁻⁻6 और 2 × 10⁻11 ये यंग मॉडुलस है, यानी कि 2 × 10⁻6 फिर क्या है 2 × 10⁻11। अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, और 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, और ये 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा 200। अब देखें डिवाइडेड बाय बाकी तो ये रह गए हैं ना, 10⁻⁻6 प्लस 11 वो आ जाता है 5, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5। अब ये डिनोमिनेटर में प्लस है, जब नोमिनेटर में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ चेंज इन लेंथ। अब लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, ये है इसका आंसर। लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है ना, तो ये 10⁻⁻5 ये मैंने ख़त्म करना। ये देखें चेंज इन लेंथ वैसे ही। अब ये देखें जहाँ पे डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे होता है। अब एज्यूम कर लो मैं, अगर यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट है 10⁻⁻5 है, यानी कि मैंने डेसिमल का पॉइंट 5 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो 1 2 3। अब इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 4 5, यानी कि यहाँ पे अब ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट इन दोनों की जगह पर ये 2 ज़ीरो, फिर ये 2 वैसे ही, और डेसिमल के पहले ज़ीरो लिख दिया जाता है, अगर ना भी लिखे कोई इशू नहीं है, और ये मीटर वैसे ही। ये है इसका आंसर।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 कि अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट वो 200 न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लूँगा जो कि है 200 न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है, आपने टॉपिक में पढ़ा भी हुआ है, सीखा था आपने, एक एफ इक्वल के एक्स, और ये एफ फोर्स था, एक्स एक्सटेंशन थी। अगर मैंने के फाइंड करना है तो ये देखिए फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इक्वल के। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और एक्सटेंशन यानी कि लेंथ का यूनिट वो है मीटर। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। किसका यूनिट है? इस कांस्टेंट के का। इससे भी आप आइडिया कर सकते हैं कि यूनिट के का है तो ये यूनिट के लिए यूज होगा। इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर, कि उसको स्ट्रेच किया गया है 0.5 मीटर। तो एक्सटेंशन कितनी है? 0.5 मीटर। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि एक्सटेंशन जिसको मैंने अभी बताया है कि एक्स से डिनोट किया जाता है वो है 0.5 मीटर। असल में एक्सटेंशन लेंथ ही होती है। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, कि इस स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो मैंने फाइंड करनी है। फाइंड की हेडिंग दूंगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने फाइंड करनी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बुक पर पेज नंबर 94 पर ये जो टॉपिक है, ये फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, ये देखिए इसके नीचे लिखी हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये रीड की है ठीक है, नहीं तो मैं इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें लगा रखता हूँ कि बुक आपको ओपन भी ना करनी पड़े और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क डन इज स्ट्रेच द मटेरियल इज आल्सो इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल। ये जो वर्क डन स्ट्रेच मटेरियल है ना वो बिल्कुल इक्वल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यही मैंने फाइंड करनी है। तो फिर इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? ये 1/2 के चेंज इन द लेंथ, यानी कि चेंज इन एक्स का स्केयर। और अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया भी है कि एल है जो मैंने फाइंड करनी है लेंथ, उसको मैंने चेंज इन एल कहा था, यानी कि ये मैंने बताया था डेल्टा चेंज के लिए डिनोट किया जाता है। इसलिए अब यहाँ एक्सटेंशन में मैं इसके साथ डेल्टा लिख लूँगा। अगर आप ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। तो फार्मूला वो भी मैंने आपको बताया है क्या है, 1/2 के चेंज इन एक्स स्केयर। अगर आपने यहाँ पे चेंज नहीं लिखना तो फिर इसके साथ भी आप ना लिखें, डायरेक्ट आप लिख ले 1/2 के एक्स का स्केयर, गलत नहीं होगा। अब सिंपल इस फार्मूले में मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये 1/2 वैसे ही, के की वैल्यू क्या है? ये है 200 वैसे ही, और एक्स की वैल्यू क्या है? ये 0.5 का स्केयर। अब देखें 2 1 टाइम 2 और ये भी 2 1 टाइम 2, ये बाकी 2 0 वैसे ही आ जाएगा, यानी कि ये 100 और 0.5 का स्केयर जो कि होता है 0.25, ये 100 और 0.25 वैसे ही। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 25। और मैं क्या फाइंड कर रहा था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइंड कर रहा था, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, के एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो लेंथ जिसको एल से डिनोट किया जाता है, सॉरी 2 मैंने कहा है 3 है, 3 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह है एरिया ए जो कि है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर का स्केयर। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स 500 न्यूटन। तो फोर्स कितनी है? एफ, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500 न्यूटन। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, कि मैंने एक तो स्ट्रेस फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ स्ट्रेन फाइंड करनी है। और इसके साथ बताया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, कॉपर का यंग्स मॉडुलस उन्होंने दिया हुआ है। ये आपने ज़ुबानी भी याद रखना है कि पेपर में अगर वो ना दे तो आपको याद हो कि यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर जिसको वाई से नोट किया जाता है वो है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर पर 6, किसकी पावर -6 है। अब मैंने क्या क्या फाइंड करना है? एक तो मैंने स्ट्रेस फाइंड करनी है। अब स्ट्रेस इसको डिनोट किया जाता है ये सिंबल से, ये मैंने फाइंड करनी है, और इसके साथ मैंने स्ट्रेन फाइंड करनी है, इसका सिंबल ये है। अब इसको मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेस फाइंड करने लगा हूँ। यंग्स मॉडुलस में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस का क्या फार्मूला था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिंपल यहाँ मैं फोर्स और एरिया की वैल्यू देखें, फोर्स है 500 न्यूटन और एरिया है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये वैसे ही आ जाएगा 500
मल्टीप्लाई, अब ये देखें 10⁻⁻6 है, जब ऊपर जाएगी तो आपने ठीक कहा होगा कि वो पॉजिटिव में हो जाएगी, 10⁻6 हो गई है। और स्ट्रेस इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बुक में सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ऐसे बताया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में है डेसिमल का पॉइंट, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे लास्ट पे समझा जाता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल का पॉइंट लेते हैं। तो ये देखें स्ट्रेस इक्वल 5 × 10⁻, कितने पॉइंट में लेके आऊँ, एक और ये दो, तो 6, इसमें मैं 2 डिजिट ले गया हूँ, 2 में ऐड कर दूंगा तो 6 + 2 वो आ जाएगा मेरे पास 8, और ये वैसे ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड वाला पार्ट जो सा है मैं वो फाइंड करूंगा। सेकंड वाला पार्ट क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं यंग्स मॉडुलस यूज़ कर लूँगा, जो कि क्या था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का सिंबल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, चाहे आप लिख लें स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मैंने स्ट्रेन फाइंड करना है तो इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे। ये देखिए आ जाएगा स्ट्रेन इक्वल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब इनकी वैल्यूज़ अभी स्ट्रेस फाइंड किया है जो कि है 5 × 10⁸ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कॉपर की कितनी है, 1.1 × 10⁻11, 1.1 × 10⁻11। नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 1.1 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 4.54 × 10⁻, ये 8 वैसे ही, ये 11 पॉजिटिव है, जब ऊपर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये -11 मैंने एक ही पावर में लिख लिया। वो 4.54 × 10⁻8 - 11 वो आ जाएगा -3। ये भी इसका आंसर है। लेकिन बुक पर अगर आपने आंसर लाना है तो ये देखिए 10⁻³ है, यानी कि डेसिमल का पॉइंट मैंने 3 डिजिट पीछे जाना है। तो एक यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो मैं 2 पॉइंट और जाऊँगा, दूसरा और ये तीसरा, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 0 0 है, तो ये आ जाएगा 0.0454 वैसे ही, और डेसिमल का पॉइंट मैं यहाँ भी लिख लूँगा। ऐसे भी लिख दें आंसर है, चाहे डेसिमल से पहले 0 लिख दें वो भी आंसर है। ये था सेकंड वाला, थर्ड वाला न्यूमेरिकल। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ना 2 मेथड है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, वो आपने करना है। दूसरा मेथड मैंने क्यों नहीं यूज़ किया उसके बारे में मैं आपको लॉजिक दूंगा। अब स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ वुड, कि लकड़ी का एक पीस है, एक ब्लॉक है जिसका मैस है 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं मैस, जिसको एम से डिनोट किया जाता है, वो है 10 किलोग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखें लकड़ी की बात हो रही है, तो डेंसिटी ऑफ वुड कितनी है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेंसिटी ऑफ वुड। डेंसिटी का ये सिंबल है, कितनी है, 600 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब वुड की है ना, तो यहाँ मैं इसके साथ वुड लिख लूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी भी दी हुई है, मिक्स अप ना हो जाए इसलिए। अब इससे नेक्स्ट उसने देखे, जो समझने वाली बात है ये है, इज़ फ्लोटिंग इन वाटर, जो कि पानी के ऊपर। ये लकड़ी का एक पीस है जिसका वजन इतना है, उसकी डेंसिटी इतनी है, वो लकड़ी पानी के ऊपर वो तैर रही है। कैलकुलेट द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कि इस ब्लॉक पर, इस लकड़ी के टुकड़े पर जो बायोन फोर्स लग रही है वो मैंने फाइंड करनी है। और इसके साथ ये भी लिखी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की डेंसिटी वो भी मैंने लिख ली है, कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने फाइंड करनी है। फाइंड की हेडिंग क्या, बायोन फोर्स, जो कि एफ, और इसके साथ मैं बी लिख लेता हूँ, ये मैंने फाइंड करनी है। तो इससे नेक्स्ट मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि गिवन ब्लॉक इज़ फ्लोटिंग, कि देखें स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, कि वो लकड़ी का पीस जोन सा है वो पानी के ऊपर तैर है, फ्लोट कर रहा है। सो बायोन फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये समझिएगा, मिसाल के तौर पर समझ ले, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है ना, समझ ले इसमें सारा ये मैं इस तरह बना दूँ, ये सारा पानी है। अब इस पानी के ऊपर ये मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका वज़न है 10 किलोग्राम, और इसकी डेंसिटी उसने दी हुई है 600, और वाटर की डेंसिटी है 1000। अब उसने क्लियर कहा हुआ है कि ये पीस जो सा है पानी के ऊपर तैर है, यानी कि इसका वज़न नीचे की तरफ है और पानी इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर तैर है, यानी कि इसका वेट वो अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल है। इसलिए मैंने कहा है कि जो बायोन फोर्स है ना वो इक्वल है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स जिसको एफ से डिनोट किया जाता है,
और वेट क्या है, एम जी, यानी कि वेट का फार्मूला, चले मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, वेट का फार्मूला है एम जी। अब इस वजह से, इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। आपके माइंड में आ रहा है कि उन्होंने डेंसिटी दी हुई है, मैंने डेंसिटी वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, जो कि आपने पढ़ा भी हुआ है कि डेंसिटी जी वी, ये वाला फार्मूला ये मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि ये ऊपर तैर है। अगर ये इसके ऊपर तैर ना रहा होता, या तो पानी के अंदर होता, या तो इस तरह होता ना कि ये थोड़ा सा पानी के अंदर है। अगर इस तरह होता, जिस तरह आपकी बुक पर एग्जाम्पल 5.2 हुई है ना, 5.2 एग्जाम्पल आप देखें, जिस तरह वो एग्जाम्पल हुई है ना, फिर मैं वैसे करवाता। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर है कि इसके ऊपर तैर है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब देखिए मैस कितना है, मैस दिया हुआ है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे मैस की जगह मैं लिख लूँगा 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू वो है 9.8। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 98। और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। यही मैंने फाइंड करनी थी, फोर्स। सिंपल, इतना से इसका आंसर है। देखें ये लाइन आपने लिखनी है, फिर ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आपका ये वाले फार्मूले से यूज़ होगा। डेंसिटी आपके पास है, फिर आपको पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वो भी मैंने देखा है, क्लिक किया है, वो ज़रा लेंथी है। ये मुझे आसान लगा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट था, तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है आपको समझाने की। आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 5, कि वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कि एक पाइप है जिसमें पानी जोन से फ्लो कर रहा है, और डायमीटर जोन से है वो 0.05। डायमीटर पता क्या होता है, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए ये एक सर्कल है। ऐसी लाइन जो सर्कल की दो बाउंड्री को टच करे और वो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरे, इसको कहा जाता है डायमीटर। तो सबसे पहले डायमीटर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.05 मीटर। और वेलोसिटी दी हुई है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये लाइन मैंने क्यों छोड़ी है अभी आपको बताऊंगा। इससे नेक्स्ट है, इफ़ द पाइप नैरो टू अ डायमीटर ऑफ 0.03, यानी कि वो पाइप जोन से है ना, वो तंग है एक जगह से और उसका डायमीटर है 0.03। तो यहाँ मैं लिख लूँगा अब डायमीटर 0.03 मीटर। ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं इसको कह देता हूँ डायमीटर 1, इसको डायमीटर 2। अब ये लास्ट डायमीटर 1 था, इसके लिए इसकी वेलोसिटी v1, ये डायमीटर d2 का हुआ है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट नैरो सेक्शन, कि मैंने वेलोसिटी वो फाइंड करनी है इस तंग रास्ते से। तो फाइंड मैंने क्या करनी है, v2 ये फाइंड करना है। मैं आपको ना डायग्राम से भी समझा देता हूँ, मिसाल के तौर पर, कि इस तरह का एक पाइप है, यहाँ पर इसका पहले डायमीटर है, कितना बताया हुआ डायमीटर, ये 0.05। अब यहाँ पे आके ये तंग हो गया है और इसका डायमीटर है 0.03। वो कह रहा है यहाँ पर जब डायमीटर ज़्यादा है तब इसकी वेलोसिटी है 2। अब डायमीटर जब नैरो हो गया है तब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इससे नेक्स्ट मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा, और यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की इक्वेशन कौन सी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो कि है a1 v1 इक्वल a2 v2। अब एरिया मेरे पास नहीं गिवन, ये देखिए एरिया की वैल्यूज मेरे पास नहीं है। अब डायमीटर का मैंने आपको बताया है ना कि सर्कल के जो सेंटर से लाइन गुजरे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। अब ये a1 है तो r1 का स्केयर, और ये v1 वैसे ही इक्वल। अब a2 है तो पाई r2 का स्केयर, और ये v2 वैसे ही। मैंने क्या फाइंड करना है, ये मैंने फाइंड करनी है सेकंड की वेलोसिटी। तो ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो देगा, तो ये पाई r1 का स्केयर और ये v1 डिवाइडेड बाय पाई r2 का स्केयर। ये पाई इससे कैंसिल, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, रेडियस r1 का स्केयर v1 डिवाइडेड बाय r2 का स्केयर, ये इक्वल वैसे ही आ जाएगा वेलोसिटी v2 और यहाँ भी v2। अब r1 इसकी वैल्यू भी देखें मेरे पास नहीं गिवन, तो मैं वो फाइंड करूँगा। अब देखें रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कहा जाता है रेडियस। और जो सर्कल की एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री तक मिले लाइन और सेंटर से गुजरे, इसको कहा जाता है डायमीटर। अगर डायमीटर का मैं हाफ कर दूं, इस लाइन का अगर मैं हाफ कर दूं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। तो फिर r1 वो क्या आ जाएगा, d1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डायमीटर को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा कि 0.05 डिवाइडेड बाई 2।
तो मेरे पास देखें R1 की वैल्यू आ गई है 0.025 मीटर। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं ना याद कि हमने गिवन डाटा में R1 फाइंड करना है, अगर हम इसकी यहाँ पे स्पेस ना छोड़े, जगह ना छोड़ें, तो कोई इशू नहीं है। आपको जब फार्मूला आप लिखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने R1 फाइंड करना है। सिंपल आप इसको कहें इक्वेशन नंबर 1 और फिर इससे नेक्स्ट आप फाइंड कर लें कि R1 इक्वल है D1 डिवाइडेड बाई 2। और बिल्कुल इसी तरह फिर मैंने R2 फाइंड करना है, उसको मैं कह दूंगा D2 डिवाइडेड बाई 2। D2 कितना है 0.03 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें R2 मेरे पास आ जाएगा 0.015 और मीटर। वैसे ही ये R2 आ गया है और ये मेरे पास R1 आ गया है और V1 की वैल्यू है 2। इनको सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा R1 इसकी जगह पे 0.025 का स्केयर, V1 की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय R2 जो था 0.015 इसका स्केयर इक्वल V2। अब कैलकुलेटर पे जब आप 0.025 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वैसे ही, और ये 2 था जो बाहर, ये 2 मैंने वैसे ही लिख दिया है। और 0.015 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और ये इक्वल V2 वैसे ही। अब ये देखिए 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ ये कट हो जाएंगे और 6.25 मल्टीप्लाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 12.5। ये डिवाइडेड बाय 2.25 वैसे ही इक्वल V2 वेलोसिटी। अब V2 इक्वल 12.5 डिवाइडेड बाय 2.25 जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.555। डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट लिख लेते हैं और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 6 कि वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड प्रेशर ऑफ 2 लाख पास्कल एट पॉइंट P1। कि एक पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है और पाइप वो हॉरिजेंटल है, यानी कि इस तरह एक पाइप पड़ा हुआ है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है कोई, इस पर एक पाइप है और इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। उसकी वेलोसिटी दी हुई है, वो मैं लिख लेता हूँ। वेलोसिटी V इक्वल 3 मीटर पर सेकंड और प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेशर इक्वल 2 लाख पास्कल, वो मैंने वैसे लिख लिया है। एट पॉइंट P1 है तो इस वजह से इसको मैं V1 कह दूंगा और P1 कह दूंगा। एट द नोजल, फिर दूसरा सिरा जोन सा यानी इसकी नोजल जोन सी है ना, द प्रेशर डिक्रीज टू एटमोस्फेरिक प्रेशर 1,01,300 कि उसका प्रेशर जोन सा है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा प्रेशर P2 क्योंकि 0.2 है तो P2 वो इक्वल है 1,01,300 और इसका यूनिट पास्कल। द वेलोसिटी इंक्रीज टू 14 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी V2 है जो कि है 14 मीटर पर सेकंड, ये उसने कहा हुआ है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एग्जिटिंग द नोजल कि उसकी जो नोजल है तब जब पानी उसकी नोजल से निकलने लगा है ना तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये समझिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर समझ लें ये एक पाइप है, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। अब इसका प्रेशर दिया हुआ है P1 भी कि यहाँ पर जो प्रेशर इसको मैं कह लेता हूँ ये पॉइंट P1 है और यहाँ से भी पानी बाहर आने लगा है, ये पॉइंट P2 है। इसकी उन्होंने वेलोसिटी भी दी हुई है और प्रेशर भी दिया हुआ है, ये देखिए आपके सामने है। अब जब पानी बाहर निकलने लगा ना पाइप से तब भी उसने प्रेशर बताया हुआ है और कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी जोन सी है V2 वो भी उसने दी हुई है, लेकिन कह रहा है जब वो अभी नोजल से बाहर निकला ही है उसकी वेलोसिटी फाइंड करें। तो जैसा कि V2 उसने बताई हुई है 14, लेकिन दोबारा मैंने क्या फाइंड करनी है नोजल के करीब, तो यहाँ मैं डेंसिटी ऑफ वाटर पहले लिख लेता हूँ जो कि ये है। और मैंने क्या फाइंड करनी है V2, यही मैंने फाइंड करनी है जब वो नोजल से बाहर निकल रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं बेर्नौली इक्वेशन जो सी है वो अप्लाई करूँगा कैलकुलेशन। यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग बेर्नौली थ्योरम जो कि क्या है, प्रेशर P1 प्लस हाफ डेंसिटी दी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है और V1 का स्केयर प्लस डेंसिटी GH1 इक्वल प्रेशर P2 प्लस हाफ डेंसिटी वही वाटर की और V2 का स्केयर प्लस डेंसिटी G और हाइट H2।
जैसे कि उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि पाइप जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटल है तो अगर मिसाल के तौर पर ये समझ ले ज़मीन है और इसके ऊपर पाइप पड़ा हुआ है, तो जितनी फिर इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट है, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, हाइट ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो फिर इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख लूँगा गिवन पाइप हॉरिजेंटल। अगर पाइप हॉरिजेंटल है तो H1 वो फिर इक्वल होगी हाइट उसकी H2 के, और मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास H के ही इक्वल है। तो देखिए सिंपल मैंने क्या किया है, इस H1 की जगह भी मैंने H लिख दिया है और इस H2 की जगह भी ये मैंने H लिख दिया, क्योंकि ये सेम है। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव वाला इस तरफ आएगा तो वह नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनको कट कर दूंगा, चाहे आप इसको उस तरफ ले जाएं। मैंने फाइंड क्या करनी है, ये देखें मैंने V2 फाइंड करना है, तो फिर V2 इस तरफ है, बाकी सारा डाटा मैं इस तरफ ले लूँगा कि ये P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्केयर, ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस P2 इक्वल ये 1/2 डेंसिटी, और ये V2 का स्केयर वैसे ही। अब इनके मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये देखे P1 जो कि किसके इक्वल है 2 लाख के, P2 1,01,300 और V1 जो कि 3 के इक्वल है। यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूंगा, प्रेशर P1 जो कि था 2 लाख वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देखे आपके सामने, प्लस 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1000। अब V1 जो कि 3 के इक्वल था वो मैंने लिख दिया, और इसका स्केयर वैसे ही माइनस P2 1,01,300 इक्वल 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1000 वैसे ही, और ये V2 का स्केयर वैसे ही। अब ये देखें इस 2 लाख में से 1,01,300 जब मैं नेगेटिव करूंगा तो बाकी मेरे पास जो वैल्यू रह जाएगी कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 98,700 प्लस। अब ये देखें 1000 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 500, और 3 का स्केयर 9। चलिए मैं आपको सिंपल समझा ही देता हूँ, 500 वैसे ही ये 9 इक्वल 1000 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा यहाँ पे 500, और ये V2 का स्केयर वैसे ही, ये भी मैं वैसे लिख लूँगा 98,700 प्लस 5 9 टाइम 45, और ये 20 वैसे ही इक्वल ये 500 और V2 का स्केयर। जब ये इनको मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 1,03,000 और ये 200 वैसे ही इक्वल ये आ जाएगा 5 V2 का स्केयर। ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये देखें मैंने ये वैल्यू वैसे लिख दी है, डिवाइडेड बाय 500 इक्वल V2 का स्केयर। जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 206.4 इक्वल V2 का स्केयर। मैंने V2 फाइंड करना है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लूँगा, इस तरफ भी स्केयर रूट लिया है, इस तरफ भी स्केयर रूट से कट, तो ये आ जाएगा V2 और स्केयर रूट 206.4 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 14.36, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर। अब देखिए वेलोसिटी क्या आई है 14.36, लेकिन उन्होंने क्या दी हुई थी 14, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि जब पाइप से पानी बाहर निकल रहा होता है तो जितना यहाँ पे प्रेशर होता है ऑलमोस्ट बाहर निकलने के बाद उतना ही प्रेशर होता है, थोड़ी बहुत उसकी स्पीड में चेंजिंग आती है। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 7। अ टैंक फिल्ड विद वाटर हैज़ अ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। मिसाल के तौर पर आपको समझाऊँ अगर, तो समझ ले ये एक टैंक है और ये यहाँ तक सारा पानी का भरा हुआ है, और फिर इसकी एक साइड पर मैंने होल किया है कितनी 5 मीटर गहराई पर, यानी कि यहाँ तक ये पानी है ना, अगर इसकी 5 मीटर में गहराई पर गया हूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर आ गई इसकी गहराई 5 मीटर, तो यहाँ पर मैंने अगर एक होल किया है फिर यहाँ से पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हाइट जो सी वो मैं लिख लेता हूँ, हाइट जिसको 8 से डिनोट किया जाता है वो आ जाएगा मेरे पास 5 मीटर। इससे नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, यानी कि इस होल से जो पानी बाहर जा रहा है ना इसकी मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड मैंने क्या करना है, वेलोसिटी ये मैंने फाइंड करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वेलोसिटी इक्वल स्क्वायर रूट 2GH। वो कैसे कि इस तरह का आपने एक टॉपिक पढ़ा था आपकी बुक पर, ऑलमोस्ट पेज नंबर 105 पेज पे ये एक डायग्राम भी दी हुई है जो कि टार्सली थ्योरम है। इसमें ये फार्मूला है, ये है जो कि है V इक्वल स्क्वायर रूट 2G, और यहाँ पर है H1 माइनस H2। अगर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो ये देखिए इस लिहाज से क्या कॉन्सेप्ट है,
कि जहाँ तक पानी है उसकी हाइट क्या है h1। तो ये देखें यहाँ तक ये पानी है, इसकी हाइट आ जाएगी h1। टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। h1 है, फिर जहाँ पर इसका होल है उससे लेकर नीचे तक कितनी हाइट है, ये है h2। तो ये देखें ये होल है, यहाँ से लेकर ये हाइट है h2। अब ये है कि h1 माइनस h2 यानी कि पानी से लेकर जहाँ तक होल किया है वहाँ तक ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है h1 माइनस h2। अगर मैंने इसको h कहा है, आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो फिर इस लिहाज से आ जाएगा h1 माइनस h2 जो कि है 5 मीटर। और फिर फार्मूला, फिर अब फार्मूला आप वो यूज़ कर लें 2g, और यहाँ पर h1 माइनस h2, ये देखें यही फार्मूला है ना h1 माइनस h2 2g। लेकिन मैंने इसकी बजाय सिंपल h लिखा है और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने लगा था। अगर आपने ये फार्मूला समझा हुआ है तो आप ये यूज़ कर ले, उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि h1 माइनस h2 5, और 5 कैसे उन्होंने बताया हुआ है, ये है सरफेस से लेकर जहाँ तक होल किया गया है वहाँ तक का 5 मीटर, ये पानी की सतह है, इससे लेकर जहाँ तक होल किया है वो 5 मीटर और वो है h1 माइनस h2। अगर आपने ऐसे लिखना है फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, अगर आपने h ही लिखना है फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, गलत नहीं होगा। v इक्वल स्केयर रूट टू जी की वैल्यू क्या है 9.8, और अगर आपने h1 माइनस h2 या a जो भी लिखना है उसकी वैल्यू क्या है 5, वो मैंने वैसे लिख दिया 5। अब 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 मल्टीप्लाई 9.8 जो कि आ जाएगी 98। v इक्वल स्केयर रूट 98, तो ये है v इक्वल स्केयर रूट 98। जब आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 98 करेंगे वो आ जाएगा 9.89, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। ये है इसका आंसर जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 9.9 के, जो कि आपकी बुक पर आंसर दिया हुआ है। अगर आप ये भी लिख देंगे ना ये वाला तो फिर भी गलत नहीं है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8, लास्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, कि क्या मैंने फाइंड करनी है टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि फाइंड मैंने करनी है टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको वी से डिनोट किया जाता है, और टर्मिनल की वजह से यहाँ मैं टी लिख लेता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। क्या है, ऑफ अ स्फीरिकल रेन ड्रॉप विद अ रेडियस 0.5 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू एयर, कि मैंने टर्मिनल स्पीड फाइंड करनी है कि स्फीयर की शक्ल का एक बारिश का कतरा है, उसका रेडियस ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि रेडियस आर वो इक्वल है 0.5 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखें आर इक्वल, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया है। मिली होता है 10⁻³ यानी कि 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0005 मीटर। अभी देखिए लिखी हुई है डेंसिटी ऑफ एयर, कि हवा की जो सी डेंसिटी है वो आपने वैसे भी याद रखनी है, और पानी की डेंसिटी ये है। तो सबसे पहले मैं यही डेंसिटी लिख लेता हूँ कि डेंसिटी ऑफ एयर, जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहा जाता है, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है ईटा। ये मैं लिख लेता हूँ, इसको पढ़ा जाता है ईटा, जिसकी वैल्यू क्या है 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि कितनी है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। आपकी बुक पर पेज नंबर 107 पर ये फार्मूला लिखा हुआ है जो कि इक्वल है 2g r² डेंसिटी डिवाइडेड बाय 9 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये। अब वी टी वैसे ही 2g की वैल्यू क्या है 9.8, r की वैल्यू ये है 0.0005, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0.0005 का स्केयर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1000 डिवाइडेड बाय ये 9 वैसे ही, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि है 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले मैं 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1000, जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे वो आपके पास आ जाएगा आंसर 19,600। डायरेक्ट नहीं करना आपने। अब 0.0005 का जब आप स्केल लेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 19, वो आ जाएगा 171 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वैसे ही।
अब 19,600 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 2.5 से। मैं इसलिए सारे कॉन्सेप्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और समझ भी आ जाए आपको। जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 49,000, ये मैंने वैसे लिख लिया है। मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब ये देखिए -6 है ना, जब ये ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये आ जाएगी +6। ये डिवाइडेड बाय 171 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय मैं यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 286.54 और मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ जाएगी -1। अब -1 का मतलब है डेसिमल का पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट की तरफ जाना है, तो ये आ जाएगा 28.654 वैसे ही। ये है इसका आंसर। और वेलोसिटी का यूनिट वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड आपके सामने है। यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।